वेलकम टू स्टडी भारत इंडिया आफ्टर लॉकडाउन। भारत में आपका स्वागत है। स्टडी भारत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्टडी भारत के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के ऑडियो लेक्चर की श्रृंखला में आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में कैसे सहायक सिद्ध होता है। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुरातत्व को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के आर्कियोस तथा लॉगस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ पुरातन ज्ञान है। प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। ये साधन अत्यंत प्रामाणिक हैं तथा इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जहाँ साहित्यिक साक्ष्य मौन है, वहाँ हमारी सहायता पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा, स्मारक। आइए अब हम अभिलेख के बारे में समझते हैं। प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों से बड़ी मदद मिली है। अभिलेखों का ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से भी अधिक है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं एवं प्रतिमाओं आदि पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोघाजकोई से प्राप्त अभिलेख हैं, जो 1400 ईस्वी पूर्व के हैं तथा इनसे ऋग्वेद की तिथि का ज्ञान प्राप्त होता है। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहलाता है तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की पुरानी तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। पारसिक नरेशों के अभिलेख हमें पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देते हैं, परंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख हमें अशोक के शासनकाल से ही मिलने लगे हैं। अशोक के अनेक शिलालेख एवं स्तंभलेख देश के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा, उसके धर्म तथा शासन नीति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। अशोक के बाद भी अभिलेखों की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक प्रशस्तियां मिलने लगती हैं, जिनमें दरबारी कवियों तथा लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। यद्यपि ये प्रशस्तियां अतिरंजित हैं, तथापि ऐसे इनसे संबंधित शासकों के विषय में हमें अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ऐसे लेखों में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, शकछत्रप रुद्रग्रामन का जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन नरेश पुलमामी का नासिक गुहालेख अभिलेख, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालव नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इनमें से अधिकांश लेखों से तत्संबंधी राजाओं के सैनिकों के अभियानों के बारे में सूचना मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से उसके विजयों का विशद वर्णन मिलता है। ऐहोल का लेख हर्ष पुलकेशिन युद्ध का विवरण देता है। ग्वालियर लेख से गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम गैर सरकारी लेखों की बात करें तो उनमें यवन राजदूत हेलियाडोरस का बेसनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य भारत की भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। कुछ अभिलेख मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि के ऊपर भी अंकित मिलते हैं। इनमें से भी इतिहास के विषय की अनेक जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाण का लेख अंकित है, जिससे उसके विषय में हमें सूचना मिलती है। पूर्व मध्यकाल के शासन करने वाले राजदूतों के विभिन्न राजवंशों में से प्रत्येक के कई लेख मिलते हैं, जिनसे संबंधित राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ समाज एवं संस्कृति की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनमें से गुर्जर प्रतिहार वंश की जोधपुर तथा ग्वालियर प्रशस्ति, पाल वंश का खालीमपुर, नालंदा तथा भागलपुर के लेख, सेनवंशी विजय सेन के देवपाड़ा प्रशस्ति, गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र का कमौली लेख, परमार
भोजदेव का वंशवर लेख तथा जय सिंह की उदय प्रशस्ति, चंदेल धंग का खजुराहो लेख, चेदी कर्ण का बनारस तथा यशाह कर्ण का जबलपुर ताम्रपत्र लेख, चाहमान विग्रह राज का दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। दक्षिण भारत में शासन करने वाले पल्लव, चोल आदि प्रसिद्ध राजवंशों के भी अनेक लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे उनके इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आइए अब हम समझते हैं अभिलेखों की लिपि के बारे में। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर के मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित किए गए हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और ये ईसा पूर्व 3वीं सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है तथा 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रसार हो गया था। तब भी प्राकृत का प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं शताब्दी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर दिए गए हैं, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की सूचियां भी प्रदान हो चुकी हैं, फिर भी 50,000 से अधिक अभिलेख अभी भी प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिनसे विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया गया था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उनके कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी लिखे गए हैं जो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत के भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रसार रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेखों में यूनानी और अरामाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी लिपि ही रही है। यदि ब्राह्मी और उसकी विभिन्न शैलियों का भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेख शास्त्री ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेख को पढ़ सकता है, परंतु इसके बाद इस लिपि की प्रादेशिक शैलियों में भी भारी अंतर आ चुका है, जिससे इन्हें अलग अलग नाम दे दिए गए। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों से मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक के शिलालेख हैं। 14वीं शताब्दी के फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उनमें से इन्हें दिल्ली मंगवाया गया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने के लिए प्रयास किया गया, पर कोई भी पंडित इसे नहीं पढ़ पाया। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की, किंतु उन्हें भी बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता जेम्स प्रिंसेस को मिली, जो उस समय बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी में सेवारत थे। अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों तथा जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की सूचना रहती है। अशोक के शिलालेख भी इसी कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुष्ठानिक अभिलेख आते हैं जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों, प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया था। तीसरी कोटि में वे प्रशस्तियां आती हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों का बखान किया गया है। जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इस कोटि का उदाहरण है। मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमिदान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं, क्योंकि इनसे प्राचीन भारत की भूव्यवस्था, प्रशासन के बारे में हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ये अभिलेख अधिकतर ताम्रपत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुओं, ब्राह्मणों, मंदिरों, बिहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांवों, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण प्राप्त होता है। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। आज का प्रश्न इस प्रकार है, प्राचीन भारत के अभिलेख किन किन भाषाओं और लिपियों में पाए जाते हैं? इसका उत्तर सभी छात्र कमेंट बॉक्स पर देंगे। धन्यवाद।